वक्त है देश का मिजाज यानी मूड ऑफ द नेशन जानने का। इंडिया टुडे ग्रुप का वही सालाना सर्वे जिसके जरिए तमाम राजनीतिक पार्टियां ये देखती हैं, परखती हैं कि कौन कितने पानी में है, ये भी समझती हैं कि आज उनके कार्यकाल पर, काम पर, उनकी बातों पर कितनी जनता यकीन करती है। ये भी समझते हैं देश के लोग कि आखिर सरकार जिन मुद्दों पर फैसले ले रही है, जनता उनके साथ है या फिर नहीं। हम आज आपको यह भी बताएंगे कि अगर आज होते हैं चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, कितनी सीटें किस पार्टी को। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं ये बताते हुए कि मूड ऑफ द नेशन इस सर्वे में हमने कितने लोगों को शामिल किया है। सबसे व्यापक सर्वे में हमने 12,000 से भी ज्यादा लोगों को शामिल किया है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें 12,232 लोगों को हमने शामिल किया है। 97 लोकसभा क्षेत्रों में हम गए हैं, 194 विधानसभा क्षेत्रों को हमने कवर किया है और देश के 19 राज्यों को हमने कवर किया है। आप समझ सकते हैं कि कितने राज्यों में देशव्यापी हमने ये सर्वे करने की कोशिश की। और लेकिन ये भी बता दें कि 3 से लेकर 13 जनवरी के बीच का ये सर्वे है और अब एक एक करके जल्दी जल्दी हम आपको बताएंगे कि आखिर इस सर्वे के जो बड़े सवाल थे, जो जनता की राय थी, जो जनता का मानना था बड़े मुद्दों पर, वो आखिर क्या है। तो वो मुद्दा जिसके साथ आज हम शुरुआत करने वाले हैं वो है किसानों का, क्योंकि आज MOTN में सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किसानों के मुद्दे पर, वही मुद्दा जिस पर सरकार सबसे ज्यादा फिलहाल घिरी हुई दिख रही है, उस पर क्या है जनता की राय। वही किसानों का मुद्दा जिसमें 3 कृषि कानूनों के साथ हम देख रहे हैं किसानों को बॉर्डर पर आंदोलन करते हुए। तो जो पहला सवाल हमने इस सर्वे में जनता के सामने दागा, उसमें हमने पूछा कि नए कृषि कानून पर उनकी क्या राय है, किसानों के लिए क्या ये मददगार होगा। तो देखिए 34% लोगों ने कहा कि हां ये किसानों के लिए मददगार होगा, लेकिन वहीं पर बहुत करीब 32% लोग कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को भी फायदा होगा। और यही विपक्ष का आरोप है, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये उद्योगपतियों को फायदा होगा, ये कहने वाले लगभग 32% लोग इस पूरे सर्वे में निकले। और यही विपक्ष का आरोप है और यही कई किसानों का भी आरोप है। दोनों को फायदा होगा ये कहने वाले भी लोग थे। 25% लोग कह रहे हैं कि दोनों को फायदा होगा, यानी ये आप देख रहे हैं बट गया है। 3 हिस्से में इस सर्वे में लोगों की राय कृषि कानूनों पर पूरी तरह से बट गई है। नए कृषि कानूनों पर सबसे ज्यादा 34% को तो फायदा दिखता है किसानों के लिए, लेकिन 32% कहते हैं उद्योगपतियों के लिए, और दोनों का फायदा ये 25% कह रहे हैं। जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा, इतना लंबा ये आंदोलन खींचा है, आखिर ये आंदोलन रुकेगा कैसे। तो इस पर भी देश की जनता की राय थी, किसान आंदोलन कैसे रुकेगा। इसमें कृषि कानूनों में सुधार हो कहने वाले सबसे ज्यादा 55% लोग थे, जबकि कृषि कानून वापस हो ये कहने वाले 28% लोग थे। और वहीं 10% कह रहे थे कि सरकार कुछ ना करे, अपने आप ये आंदोलन रुक जाएगा। तो कम से कम कृषि कानूनों में सुधार, यहां पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपको दिखता है जो ये कह रहा है कि उसमें सुधार हो, किसानों के हक में ऐसे बदलाव हो उन कानूनों में जिसकी वजह से फिर किसान मानेंगे और ये आंदोलन रुकेगा। 28% कह रहे हैं वापस लो, हमारे सर्वे में भी 28% का यही मानना है, और 10% कह रहे हैं सरकार कुछ ना करे। चलिए अब जो अगला सवाल हमने पूछा है कृषि मुद्दे पर ही, किसानों के मुद्दे पर ही, हम आपको बताते हैं कि इस सवाल पर लोगों की आखिर क्या राय है। देखिए जो परिस्थितियां राजधानी के बॉर्डर पर हैं, उसको लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति है। किसान आंदोलन का पर जो सरकार का रुख है, उसको लेकर क्या है लोगों की राय। सबसे ज्यादा 39% कह रहे हैं अच्छा, जैसा कि आपने देख लिया, लेकिन बहुत अच्छा कहने वाले महज 16% है जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। अच्छा कहने वाले 39% है, लेकिन संतोषजनक ये वाला हिस्सा भी देखिए, ये भी एक साइजेबल नंबर है। 25% कह रहे हैं कि संतोषजनक है। खराब कहने वाले 12% है, और वहीं आप आखिर में देख रहे हैं बहुत खराब कहने वाले भी 4% लोग हैं जो सरकार के रुख। तो कुल मिलाकर 12 और 4 16% लोग हैं जो खराब मानते हैं, 25% संतोषजनक, 39% अच्छा कह रहे हैं, 16% बहुत अच्छा कह रहे हैं। तो 39 और 16 को जब आप जोड़ देते हैं तो लगभग 55% लोग कह रहे हैं कि
सरकार का रुख सही है। तो सवाल यही कि किसान आंदोलन पर सरकार का रुख क्या है, कैसे देखते हैं आप? बहुत खराब कहने वाले 16% थे। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद, भारतीय जनता पार्टी के इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश टिकैत, किसान नेता, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, हालांकि सरकार के रुख पर पॉजिटिव मामला दिख रहा है, लेकिन आपने देखा पहले सवाल पर एक बहुत बड़ा हिस्सा आपने देखा 32% कह रहे हैं 32% की उद्योगपतियों को फायदा होगा और सिर्फ 34% कह रहे हैं कि किसानों को फायदा होगा इन कृषि कानूनों से। आपके लिए आईना है क्या ये? मैं एक और बात पूछना चाहता हूं, जब उदारीकरण हुआ तो क्या सिर्फ व्यवसायियों को फायदा होगा? सबको फायदा नहीं होगा? बताइए, हम और आप आज प्राइवेट टीवी चैनल पे बैठे हैं, दूरदर्शन या प्राइवेट टीवी चैनल आए तो दर्शकों को भी फायदा हुआ, पत्रकारिता की गुणवत्ता को भी फायदा हुआ, हाँ, बिजनेस हाउसेस जिन्होंने बनाया उनको भी लाभ हुआ। ये बताइए, जिस जमाने में केवल और केवल एक ही चीज चलती थी, सिर्फ सरकारी, याद करिए, मोबाइल का रेट क्या था? 16 रुपए और 8 रुपए, इनकमिंग आउटगोइंग। क्या उपभोक्ता को लाभ नहीं हुआ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये जो परिवर्तन है ये सभी के लाभ के लिए होता। सोसाइटी में तब विकास होता है जब सबका लाभ हो, परंतु उपभोक्ता को अधिक लाभ हुआ। इसलिए मैं कहना चाहता हूं 16, ठीक है, ये वाला तर्क टिकैत साहब मानेंगे? ये वाला तर्क आप मानेंगे? वो कह रहे हैं कि किसानों का भी फायदा होगा, उद्योगपतियों का भी हुआ, जहां जहां प्राइवेटाइजेशन हुआ सबको फायदा हुआ, उस पूरे क्षेत्र में उन्नति हुई और परिस्थितियां बेहतर हुई। आप उनके इस तर्क को मानेंगे टिकैत साहब? नहीं, मैं तो सबके स्तर को मान रहा है। हाँ। हमने ये कहा है कि जो एमएसपी है, जो भारत सरकार ने एक रेट तय कर रखा है और वो उस आधार पर तय किया है कि जो हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं, जो उनकी रिपोर्ट आई उस पर ये कहा कि अगर इससे कम पे ये फसलें बिकेगी तो किसान को नुकसान होगा। ये मिनिमम है, मतलब ये कम से कम है, इससे नीचे जाने पे पूर्ण रूप से नुकसान होगा। यही तो कहा है हमने भारत सरकार को कि आप इस पे कानून बना दो, कोई भी बाहर का प्राइवेट वाला आएगा, भारत सरकार खरीद देगी, वो उसके कम पे ना खरीदे, तो उस पर कानून बना देना चाहिए इनको। दूसरे कानून लेकर आ गए और ये कहते हैं जी एमएसपी पे तो इसमें ही नहीं, बड़े बड़े गोदाम बन रहे हैं। जब अनाज गोदामों में चाबी में बंद हो जाएगा, अनाज तिजोरी में बंद हो जाएगा, वे किस तरह से उनकी कीमतें बढ़ाएंगे और घटाएंगे, वो उसको व्यापारी बढ़ाएगा और घटाएगा। इससे कंज्यूमर भी मरेगा, इससे किसान की भी हालत खराब होगी, कंज्यूमर को भी महंगा मिलेगा, तो ये सारी हालातें होंगी। लेकिन टिकैत साहब, ये वाला सवाल देखिए जो आपके बगल में चल रहा है। जब हमने अपने सर्वे में लोगों से ये पूछा कि क्या होना चाहिए ताकि आंदोलन खत्म हो, तो 55% लोगों ने कहा कि कानून में सुधार हो, जबकि सिर्फ 28% कह रहे थे कि कानून की वापसी हो। इस सेंटिमेंट का भी आप सम्मान करेंगे? अच्छा, हाँ, इसका जवाब दे दूं मैं? हाँ। जब सरकार बनती है, क्या 50% से जब ज्यादा उनको वोट मिलती है, कितना परसेंटेज उनका देश में वोटिंग होता है, हाँ। क्या उस पर सरकार बनती है या उनको 32% पे भी सरकारें बन जाती है? जम्मू कश्मीर में चुनाव का बहिष्कार हुआ, वहाँ पे 24% तक भी इलेक्शन हुआ, 24% वोट भी बनी और जब भी सरकार वहाँ पे बन गई। हाँ। इसका तो समर्थन आप करते होंगे या इसका भी नहीं समर्थन करते? जब सरकार बनी है बीजेपी की, इनको कितने % वोट मिला देश का? नहीं, आप वोट में अटक गए। सरकारें बन रही है, क्या 50% से ज्यादा? भाई राकेश टिकैत जी, मैं तो मुद्दे पर सवाल पूछ रही हूँ आपसे। सवाल ये है, सुनिए, अरे नहीं जनाब, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि जनता जो इस सर्वे में कह रही है, वो कह रही है कि सुधार की तरफ बढ़ना भी एक ऑप्शन है, एक विकल्प है कि संशोधन हो कानून में। क्या आपको लगता है कि इस पर विचार हो सकता है? हाँ। नहीं, इसमें विचार नहीं। जब नया भूमि अधिग्रहण एक्ट बना था, हाँ। उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, हाँ। और स्टैंडिंग कमेटी की चेयरमैन सुमित्रा महाजन थी। तो अगर ये कानून लेकर आने थे तो सारी पार्टी के लोगों को बुलाते, सब किसानों को बुलाते, हाँ। और एक बढ़िया कानून बना देते। हाँ।
और जब कानून में रिप्लेसमेंट की जरूरत पड़ रही, भाई कानून बन का आया नहीं और उसमें चेंजिंग की जरूरत पड़ रही, इसका मतलब कानून में खामियां हैं, उसमें कानून में खामियां हैं भाई। ठीक है, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं, पता चलेगी सुधांशु जी जवाब, कानून खराब है। सुधांशु जी जवाब देखिए, यदि आप पूरे जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो मैं विनम्रता से पूछूंगा, हाँ। कितने किसान अपने खेत में उगाया हुआ धान या गेहूं बेचते हैं, इसका ही प्रतिशत बता दें टिकैत जी। बोलिए टिकैत साहब। बेचते हैं तो देश में अलग अलग स्थितियां है, कौन किस चीज की खेती। मैं कह रहा कि देश में किसान की अलग अलग स्थिति है, क्लाइमेट के एक मिनट सुन तो लो भाई, मेरी बात तो सुन लो। अरे बात तो सुनो ना, आपको बीमारी है क्या सबको बात करने की? जब आपकी बात सुन ली तो आप बात सुनने का भी वो रखो ना। अरे भैया, मैं कह रहा कि देश में अलग अलग क्लाइमेट जोन है। अरे आप बात सुनते नहीं, आप बीच में कट में कोई कांग्रेस का रुस्का नहीं हूँ मैं तो भाई, किसान हूँ सीधा। आप बोल लो कि मैं चुप हो जाऊंगा, आप बोल लेना, मैं बहस नहीं करना चाहता। आप तो बहस करो, वकील हो, मैं वकील थोड़ा हूँ। मैं ये कहा है कि यहाँ पे क्लाइमेट जोन है देश में, और कहाँ पे कौन सी फसल पैदा होती है। जहाँ पे गेहूं ज्यादा पैदा होता है वो गेहूं ज्यादा बेचता है, जहाँ पे राइस ज्यादा पैदा होती है वो राइस ज्यादा बेचता है। कहीं शुगर की बेल्ट है, कहीं मक्का की बेल्ट है, कहीं ये अनार की बेल्ट है, कहीं मैंगो की बेल्ट है। तो क्लाइमेट जोन है यहाँ पे, हर आदमी हर चीज नहीं रख सकता, वो अपनी जरूरत के हिसाब से रखेगा। और किसान कंज्यूमर भी है, किसान 4 फसल अगर बोएगा तो वो 20 फसल खरीदेगा भी, वो कंज्यूमर भी है और वो देने वाला भी है। ये मेरा इसमें सवाल है कि भाई जहाँ पे हम जो फसल ज्यादा होगी क्लाइमेट के हिसाब से वही तो फसल बोगा और वही ज्यादा बेचेगा। ये अच्छा, मैं जवाब दे दूं? सुधांशु जी जवाब दीजिए, लेकिन देखिए, जो सवाल मैंने शुरुआत की थी, हमारे साथ अजय कुमार जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आप सुधांशु जी गंभीरता देखिए, 1/3% अगर इस सर्वे में कह रहे हैं कि उद्योगपतियों को फायदा होगा, आप समझ रहे हैं इस सरकार की छवि के लिए क्या है, क्या संकेत है? अच्छा ये बताइए, मैंने तो आपसे कहा, आप क्या मानती हैं कि जो प्राइवेट टीवी चैनल खुले इसको किसको फायदा हुआ? अरे सर, तो कुल मिलाकर अधिक फायदा किसको हुआ? वो बात ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन आप कृषि कानून लाए हैं ना, आप उद्योगपति कानून नहीं लाए हैं ना, उद्योग कानून नहीं लाए हैं ना, किसानों का भी तो फायदा होना चाहिए। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, एक बड़ा चंक तो इनके हिस्से में जाना चाहिए, जिन्होंने दशकों से उदासीनता झेली है, जो आज भी एमएसपी के लिए लड़ रहे हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूँ, बोलिए। जिसने प्रश्न पूछा था 2012-13 के एनएसएसओ डाटा के अनुसार, क्योंकि उसके बाद का डाटा अभी नहीं, लास्ट डाटा 2012-13 का है, उसके अनुसार देश में कुल जितने भी किसान धान पैदा करते हैं उसका केवल 46% बेचते हैं, बाकी अपना पर्सनल कंजम्पशन में चला जाता है। और उस 46% का 13%, यानी कुल का 5.88% मंडी में बेचते हैं। अब भाई अगर उस आधार पे आप राकेश जी कह रहे हैं तो 6% किसानों की लड़ाई हुई, यह हमारी सरकार का डाटा नहीं है, यह यूपीए सरकार के समय का डाटा है। अब बताइए उस किसान की क्या, जिसको आज भी 80 करोड़ लोगों को 2 जून का खाना नहीं है, वो दिया जा रहा है सरकार से, खाद्य सुरक्षा दिया जा रहा है। तो आप सोचिए ना, उसके भी बारे में विचार करिए। फिर एक और बात बताता हूं, आप ट्रैक्टर रैली निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ट्रैक्टर बनाने वाली सरकारी कंपनी कौन थी? एचएमटी। आज उसका मार्केट शेयर क्या रह गया? खत्म हो गई, 0.25%। क्यों नहीं खरीदे किसानों ने? क्यों खरीदे प्राइवेट कंपनियों के ट्रैक्टर? क्यों खरीदे बताइए? अच्छी सर्विस नहीं मिली, कम दाम नहीं मिले तो क्यों खरीदे? इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हकीकत में देखिए। अच्छा बताइए, जितने किसान आए आंदोलन में, वो सरकारी बस से आए कि प्राइवेट बस से आए? प्राइवेट बस से आए ना। हम और आप आज बैठकर यहां अपने मन से निर्भीकता के साथ, बगैर किसी सरकारी भय के, प्राइवेट चैनल के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मिल्क का उदाहरण देखिए, दूध का, वहां पर प्राइवेट छोटे छोटे खरीदने वाले लोग भी हैं, अमूल जैसी बड़ी कंपनी भी है, इसके बावजूद सबको लाभ भी हो रहा है। और आपको पता है दूध में ग्रोथ रेट 6.47% है, और धान और गेहूं में 3% भी नहीं है। ऐसा क्यों हुआ सोचिए? जो दूध बेचने वाला है वो अधिक लाभ में है, चाहे वो छोटा सा दूध बेचता हो, क्योंकि उसमें छोटे व्यापारी भी है, बड़ी कंपनी भी है और पर्सनल कंजम्पशन भी है। एक बात बताइए सुधांशु जी, जरा सुधांशु जी को दिखाइए मेरे साथ। सुधांशु जी, प्राइवेट ट्रैक्टर में, प्राइवेट बस में आए,
इसलिए आप कह रहे हैं कि एमएसपी के लिए बात करना किसान छोड़ दे, प्राइवेट कंपनियों को फ्री हैंड मिल जाए। अभी तक प्रधानमंत्री जय जवान, और ये नारा तो पहले का दिया हुआ है, जय जवान जय किसान हम लोग कर रहे हैं, अब जय धनवान बोले देश में, ये कैसी बात हो गई सर? एमएसपी की लड़ाई लड़ रहा है किसान। बात कर रही है, मैंने तो वही पूछा क्यों प्राइवेट ट्रैक्टर खरीदे भाई? लूट लिया क्या उन्होंने? कम दाम बेहतर क्वालिटी मिली तभी तो खरीदा। ठीक है, वरना याद करिए अजय कुमार बनाती थी एचएमटी, टीवी भी सरकार बनाती थी, अपट्रॉन, स्कूटर भी सरकार बनाती थी, स्कूटर्स इंडिया, काहे नहीं खरीदे लोगों ने? ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं उस दौर में जो 70 और 80 के दशक का सोशलिस्ट दौर था, देश के हर सेक्टर को मुक्ति मिल गई। आज आपने अपना लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट तय कर लिया है सुधांशु जी कि आप प्राइवेटाइजेशन को सेल करेंगे और उसी के बिना पर आप किसानों को, देखिए आप ही को कन्विंस करना है, आप राकेश टिकैत जी को, तमाम संगठन जो जा रहे हैं उनको कन्विंस कर लीजिए, आपकी समस्या खत्म। आप बताइए मीडिया में प्राइवेटाइजेशन से लाभ हुआ या हानि? आप हाँ या ना बोलिए, आप बोलिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। यहाँ पर मुद्दा अलग है, इसको इक्वेट मत कीजिए, वरना फिर मैं समझ पर सवाल खड़े करूंगी। आप कहां हैं? आप कहां हैं? किसान एमएसपी मांग रहा है, आप इसको मीडिया और प्राइवेटाइजेशन से इक्वेट कर रहे हैं। कहां है सुधांशु जी, आप कहां हैं? अंजना जी, मैंने आपसे 6 चीजें पूछी, मैंने दूध नहीं, आपने हर चीज में कहा नहीं, दूध में जो फायदा हुआ है वो सबको दिखा, वो सबको दिखा, लेकिन उस तरह का मॉडल कहां दिख रहा है किसान को? किसान को कन्विंस कर दीजिए ना कि आप अमूल जैसा मॉडल ले आएंगे। आपको उनको समझाना है, उनको तो समझा नहीं पा रहे हैं आप। आपको लग रहा है कि मीडिया में प्राइवेटाइजेशन को चमचमाता हुआ दिखाकर आप किसानों को संबोधित कर लेंगे। अरे सर, उन्हें पड़े थे पिछले दिनों राजधानी में, फिर भी बैठे रहे वो। समझा लीजिए ना टिकैत साहब। सुनिए अंजना जी, एक बात और सुन लीजिए। बोलिए। देश में 65% एमएसपी पंजाब हरियाणा को मिलती है, जहां 4% आबादी है। यह न्याय है कि 4% को 65% मिलेगा और बचे 96% की कोई सुनवाई नहीं होगी? ये ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के कहें कि मेरे उन दूसरे भाइयों को भी तो सोचो, जहां सबसे ज्यादा लोग आत्महत्या करते हैं, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ठीक है, जिनके पास 2 जून का खाना नहीं है। अजय कुमार जी की पार्टी छाती ठोक के कहती है अजय जी को बोलने दीजिए, सुधांशु जी बोलने दीजिए, अजय जी को बोलने दीजिए। पलट गए अजय जी, 2 जून के खाने से हटकर 6 महीने का जी बोलिए। फिर हम अगले मुद्दे पर भी जाना है, आगे के सवाल भी हैं, बहुत महत्वपूर्ण सवाल अभी आने वाले हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म से लेकर बहुत सारे लव जिहाद वाले सवाल भी हैं। जल्दी से अजय कुमार, वो कह रहे हैं किसानों के मुद्दे पर आप लोग सियासत कर रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, यही सरकार का स्टैंड रहा है, जवाब दीजिए। लेकिन हमारे इस डिसीजन में वो वाला हिस्सा भी दिखाइए जिसमें लगभग 16% लोग सरकार के रुख को अच्छा कह रहे हैं, बहुत अच्छा, 39% अच्छा कह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो सरकार लगातार उनसे बातचीत कर रही है, संपर्क कर रही है, उसकी प्रशंसा कर रहा है। अजय जी देखिए अंजना जी, एक तो सुधांशु जी वैसे तो बड़े परिपक्व वक्ता हैं, लेकिन उनके जो बहस में जो कमियां मैं आपको बताना चाहूंगा। आप ही के एक और आपके सिस्टर चैनल में अभी सर्वे चल रहा था, उसमें कोविड और ये कोविड के समय सरकारी अस्पताल और प्राइवेट हॉस्पिटल की बातचीत हो रही थी। उसमें 70 से ऊपर प्रतिशत इस देश के जनता ने कहा कि हम सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराएं। इसका अगर आप इस तरह का बहस में चलेंगे, ये तो सरकारी स्कूल बेच देंगे, ये सरकारी हॉस्पिटल बेच देंगे। एक सेकंड आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ। बड़ी खबर आ रही है, इस बीच हम शो कर रहे थे किसानों के मुद्दे से, हमने सर्वे की शुरुआत की और इस वक्त ही खबर आ रही है किसान आंदोलन को लेकर किसानों ने सरकार का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। कल रात 8 बजे के बुलेटिन में टिकैत साहब आपका हमने रवैया देख लिया था, जल्दी से आपको सुनाते हैं जो किसान निकले हैं क्या कह रहे हैं, सुनिए। टिकैत साहब जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया इस पर। कल रात में ही आपने रुख बता दिया था अपना, प्रस्ताव खारिज। अच्छा, 1.5 साल तक कानून को दरकिनार करके कमेटी बनाकर किसानों के साथ बातचीत करना चाहते हैं, आप इसके लिए क्यों नहीं राजी हो रहे हैं? हाँ, नहीं, ये कानून वापसी क्यों नहीं ले रहे? क्या मजबूरी है सरकार की कानून वापसी नहीं लेते? एमएसपी पे कानून नहीं बनाते? जिस चीज पे कानून बनना है उस पर तो कानून नहीं बनाएंगे, जिस चीज पे कानून नहीं बनना उस पर कानून बनाएंगे। इनके मंत्रालय में नहीं पता कि क्या क्या फैसले ले रहे हैं, इनके मंत्री को नहीं पता, ये मंत्री से सलाह नहीं लेते, किसी से भी फैसले बना देते हैं, पीएमओ फैसले बनाता है इनको पता है जानकारी किसी को?
मिनिस्टर से बात करके देखोगे क्या क्या फैसले ले रहे हैं, उनको जानकारी कुछ नहीं होती। पीएमओ की कंसल्टेशन आती है कि ये फैसला लेना है, कौन फैसले करता है इनके? ये देश को पूरा बर्बाद कर रहे हैं। बीएसएनएल जो ये सरकारी एजेंसी की उसकी बात करते हैं, बीएसएनएल किसकी वो थी, कैसे बर्बाद हुआ बीएसएनएल? सरकार ने बर्बाद करा है ना। जो उसको सुधांशु जी जवाब दें। मतलब बीएसएनएल के पास में जमीन अपनी, उसके पास में सारी चीज अपनी पास में, उसको बर्बाद कर दिया। उसको फिक्र हिसाब की नहीं थी। सारी चीजों को प्राइवेट में धकेलना चाहते हैं, प्राइवेट में धकेलना चाहते हैं। देखो हमारी जो पॉलिसी है, हमारी मुद्दा है भारत सरकार से, हमारा किसी बीजेपी से रुस्सा नहीं है। बीजेपी भी हमारे साथ में, कांग्रेस भी है, सारी पार्टियां साथ में है। हमारे जो इशू हैं वो भारत सरकार की पॉलिसी से है। वो जिसकी भी सरकार रही हो, हमने उसी से बात करी है पॉलिसी पे। जल्दी से पूछिए। कांग्रेस का समर्थक नहीं है ना, हम किसी समाजवादी राकेश टिकैत जी, राकेश टिकैत, ये हमारा इशू है। कब शुरू हुआ था इस देश? हमारा इशू, ये प्राइवेटाइजेशन कब शुरू हुआ था बताइए? कभी हुआ हो, मैं किसी का नहीं कहता। अगर मैं ये नहीं कह रहा, मैंने कहा कि भारत सरकार की जो पॉलिसियां हैं, हमारा उसका विरोध है। वो सरकार किसी की भी हो, सरकार से मतलब नहीं कि सरकार किसकी थी। 1991 अगस्त में प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ। 1 जनवरी 1995 को WTO का साइन किया गया। और मैं विनम्रता से आपसे पूछता हूं टिकैत जी, कि 2008 में भारतीय किसान यूनियन ने क्यों इस बात के लिए आंदोलन किया था कि मंडी के चंगुल से मुक्त कराओ, हमें मंडी के परिधि से बाहर, सीमा से बाहर बेचने का अधिकार दीजिए। और 2 अप्रैल सन 2008 के उसमें पढ़ लीजिए, हिंदुस्तान टाइम्स में निकली हुई है। आज के जमाने में कोई चीज छुपाई नहीं जा सकती। आपका विचार क्यों बदल गया 12 साल में, आप बता दीजिए, जिसके लिए आपने आंदोलन किया। अजय साहब जल्दी से, एक टिकैत साहब जाने वाले जवाब दीजिए। सुनो हमने ये नहीं कहा कि प्राइवेट ना है, हमने ये कहा कि एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करे। अरे प्रधानमंत्री थे पहले भी, वे बुला के बात करते थे। जब देश बाहर से गेहूं खरीद रहा था 2007 में, प्रधानमंत्री थे भारत सरकार के ही, उन्होंने बुला टिकैत साहब को, उन्होंने कहा कि देश में गेहूं का प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, आप वो फार्मूला बता दो। टिकैत साहब ने फार्मूला बताया। 1 घंटे की मुलाकात में होया, जितनी देर हम चैनल पे बैठते हैं। फार्मूला बताया, सरकार ने लागू करा, और आज 13 साल में भी 1 भी किलो बाहर से गेहूं नहीं खरीदा गया। आप बात तो करो किसान से, आपको क्या चाहिए देश को? आपको हम कृषि मंत्री से बातचीत में आपको लग रहा है कि कुछ फायदा नहीं हो रहा है, सीधा प्रधानमंत्री बात करें टिकैत साहब। नहीं, प्रधानमंत्री ने नहीं कहा, हमने तो कमेटी बात कर रहे हैं हमारे से। तो कृषि मंत्री तो बात कर ही रही है सर, कृषि मंत्री है, पीयूष गोयल है, रेलवे मंत्री। पता कि क्या पॉलिसी आती? अरे नहीं करना, कुछ नहीं, कोई नहीं बात करता ना, किसी को जानकारी है क्या चल रहा है भारत सरकार में। इनके मंत्री को नहीं पता। मंत्री तो झोला ले रहे हैं, कंधे पे टांगे, और अपना वहाँ पे पार्लियामेंट में हाजिरी देने जाते हैं। ठीक है, मैं चलते चलते एक आखिरी सवाल टिकैत साहब एक आखिरी सवाल है, क्योंकि किसानों के मुद्दों से हमने आज MOTN की शुरुआत की है, लेकिन अन्य मुद्दों पर भी अब मुझे जाना है। एक आखिरी सवाल आपसे, देखिए इस देश में दशकों से किसानों को MSP के नाम पर क्या मिला, क्या उन्होंने भुगता, क्या झेला, ये दुनिया से, देश से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन आपके दिल में भी वही हिंदुस्तान धड़कता है। आप ही लोगों के परिवारों से ही वो सैनिक भी है जो देश की सरहद की रक्षा करता है। 26 जनवरी देश का होता है, किसी सरकार का नहीं। उस दिन अगर विरोध वाले ट्रैक्टर परेड को आप निकालते हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी जरूरत है क्या 26 जनवरी को? ये गलत नहीं, गलत चीज है ना। 26 जनवरी को देश का किसान आ रहा है तिरंगा झंडा लगा के। हमको इन्होंने खालिस्तान नहीं बताया, इनके लोगों ने बताया हमको। हम इसलिए आ रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी दिखाने आ रहे हैं, कोई विरोध में नहीं आने का। किसकी हिम्मत है कि देश के विरोध में कोई चला जाएगा? उसका इलाज कर देंगे हम। देश के विरोध में कोई तिरंगे का कोई अपमान कर देगा? लेकिन टिकैत साहब, जिन किसानों में तिरंगे पे किसी का अधिकार नहीं है। जिन किसानों की मौत हुई है, उनके परिवार वाले भी ट्रैक्टर की झांकियों में होंगे, शामिल होंगे। उनकी जिम्मेदारी कैसे हो सकता है? उनकी जिम्मेदारी है भारत सरकार की। हाँ, वे भी किसान हैं। जो किसान यहाँ पर था, उसका बेटा वहाँ पर शहीद हुआ, जवान। मतलब तिरंगे के तरफ कोई लखा के देख देगा,
तिरंगा कोई अपनी आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करेगा, दूसरा आदमी ठीक है, उसका इलाज करेंगे। अगर कोई गलत आदमी यहाँ पे घुसेगा जी, तिरंगा हमारा मान है, सम्मान है, वही रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आज तक पर। सुधांशु त्रिवेदी जी और अजय कुमार जी हमारे साथ बने रहेंगे। अजय जी, मुझे पता है इस हिस्से में थोड़ा सा कम वक्त में आपको दे पाई, लेकिन जो अगला सवाल होगा वो हम आपको दिखाएंगे और चर्चा को आगे लिए चलेंगे। तो जिस अगले मुद्दे पर हमने सर्वे में सवाल पूछे हैं, अब बारी उसकी है। तो आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। और लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है। देखिए, धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाए ना 2-3 राज्य, जिसके बाद कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। और लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है क्या? हाँ कहने वाले 54% लोग हैं जो ये मानते हैं कि लव जिहाद धर्म परिवर्तन की साजिश है, जबकि वहीं पर आप देख रहे हैं 36% लोग, 36% लोग मानते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। और हाँ कहने वाले 54% लोग हैं, ये आपने देख लिया है। तो जो अगला सवाल हमने लोगों से पूछा था, गैर धर्म में शादी क्या जायज है? आखिर इसी देश में आपने देखा ना कितने सारे लोग इंटररिलीजियस मैरिज करते हैं। तो संस्कृति के खिलाफ मानने वाले 54% लोग हैं, ये देखिए 54%, जबकि 41% मानते हैं कि ये अपनी अपनी पसंद है और जायज है। जिससे शादी करना है वो उसको करने की इजाजत होनी चाहिए। तो लव जिहाद के मुद्दे पर ये 2 सवाल, जो अगला सवाल हमने पूछा, गैर धर्म शादी के खिलाफ क्या कानून बने? आपने देखा ना बीजेपी शासित राज्यों में ये कानून लाया गया। तो फिर ऐसे में ये सवाल हमने लोगों से पूछा, 58% कहते हैं गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून बनना चाहिए, जब 35% कहते हैं कि नहीं, ऐसे कानून की जरूरत नहीं है। तो ये लव जिहाद के मुद्दे पर जो सवाल जवाब हमने किए वो आपने देख लिया। एक बहुत बड़ा हिस्सा 58% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि ऐसा कानून बनना चाहिए। अब हम आपको जरा दिखा देते हैं OTT प्लेटफॉर्म। आपने देखा होगा तांडव वेब सीरीज पर किस तरह का विवाद अभी चल रहा है। तो ये सवाल भी हमने लोगों से पूछा कि क्या OTT प्लेटफॉर्म सेंसर हो। ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि तांडव वेब सीरीज को लेकर जबरदस्त विरोध हुआ कि धार्मिक भावनाओं को आहत करता है। माफी मांगी कास्ट क्रू, डायरेक्टर, प्रोडक्शन सबने, लेकिन उन्होंने कहा, विरोध करने वालों ने, कि माफी नहीं है काफी, बैन लगाइए, गिरफ्तार कीजिए। ऐसे में OTT प्लेटफॉर्म के सेंसरशिप की बात आई। ऐसे में जब हमने ये सवाल लोगों से पूछा तो 49% कह रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म में सेंसरशिप करने की जरूरत है, जबकि 26% कह रहे हैं कि ऐसे किसी भी सेंसरशिप की जरूरत नहीं है। तो अब चलिए ये नंबर आपको दिखाते हुए चर्चा की शुरुआत करते हैं लव जिहाद मुद्दे से। और संस्कृति के खिलाफ मानने वाले तो 54% लोग हैं इस मुद्दे पर, लेकिन वहीं पर अपनी अपनी पसंद कहने वाले भी 41% हैं। सुधांशु जी, गैर धर्म में शादी जायज, अपनी अपनी पसंद, मतलब अब सरकार शादी किससे करे, कौन करे, क्यों करे, ये सब में भी आप लोग अपना एंट्री चाहते हैं अपनी। मैं जवाब दूं अंजना जी? हाँ सुधांशु जी। हाँ जी, ये लव जिहाद शब्द कोई संघ और भाजपा की इजाद है क्या? ना, ये तो 2006 में केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री वी एस अच्युतानंदन ने कहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? केरल हाईकोर्ट ने, केरल पुलिस की STF ने 5000 केसों के आधार पर एक रिपोर्ट फाइल की, जिसके अनुसार यह फाइंडिंग दी गई कि यह नैसर्गिक प्यार के सामान्य मामले नहीं है। यह 1996 में बनी एक योजना का अंग। केरल STF की केरल हाईकोर्ट में रिपोर्ट है। तो क्या संघ भाजपा से लेना देना नहीं? अरे कोई भी ऐसा चीट करेगा सर, तो क्या मौजूदा कानून में प्रावधान नहीं है? कैसी बात कर रहे हैं आप? कोई भी किसी को धर्म के नाम पर चीट करेगा, शादी करेगा, तो मुकदमा दर्ज होने पर इंसाफ मिलेगा। वो तो मौजूदा कानून है। हम वही तो आपसे बात कह रहे हैं ना। यदि आप तो वही बात कह रही हैं कि फिर आतंकवाद के लिए कानून की क्या जरूरत है? वो तो केवल गैंगस्टर एक्ट से चल जाएगा ना। जब ये पता लगे कि योजनाबद्ध ढंग से किया जा रहा है और दक्षिण से उत्तर में आने में उसको 5-7 साल लगे, और तब ये बात महसूस, और ये सुनिए केरल हाईकोर्ट की फाइंडिंग है कि यदि ये किया जा रहा है तो इस पे कानूनी रोक की जरूरत है। अब हमसे सवाल मत पूछिए, सरकार तो केरल में ये चला चुके हैं 2011 से 16। काहे नहीं उस पर ध्यान दिए? काहे नहीं बोले उस समय? केवल शुद्ध और शुद्ध राजनीति करना। और दूसरी बात जो आपने कहा संस्कृति के खिलाफ है, मैं एक बात जिम्मेदारी से कह रहा हूं अंजना जी, बिल्कुल संस्कृति के खिलाफ क्यों है बता रहा हूं।
जब हम कहते हैं कि पति पत्नी का संबंध कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये 7 जन्मों का संबंध है, और दूसरी तरफ माना जाता है कॉन्ट्रैक्ट है। और मैं फिर कहता हूं, आपके सर्वेकर्ता ने यदि लड़कियों से बता के पूछा होता कि शादी करने पे क्या आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी भी बनने को तैयार हैं, तब हम देखते आपका परसेंटेज क्या आता। ये जेनरिक वे में पूछना तो बहुत आसान है, अरे भाई पूरा यथार्थ बता के तो करो। और तलाक भी फट से दिया जा सकता है, आपकी गवाही की भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि बाकायदा मुस्लिम पर्सनल लॉ में डिफाइंड है, तलाक बिद्दती खत्म हुआ है और तलाक फट से दिया जा सकता है। और आप दूसरी, तीसरी या चौथी बीवी बनने को तैयार हैं, फिर आप देखती प्रतिशत। इसलिए कई बार क्या होता है, सवाल तो ये है ना सुधांशु जी, सवाल तो ये है कि जो शादी कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं और सरकार क्या चाहती है, उसमें जब कॉन्फ्लिक्ट होगा तो परिस्थिति क्या बनेगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश से खबरें आई ना कि जो मन से भी शादी कर रहे हैं, जो अपनी पसंद से कर रहे हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बताइए आप क्वेश्चनेयर दिखा सकती हैं ना? चुनौती के साथ पूछ रहा हूं, दिखाइए क्वेश्चनेयर कहां लिखा है कि पूरा फैक्ट क्या है। आप किस बारे में पूछ रहे हैं? आप हमारे सर्वे के बारे में पूछ रहे हैं? जो सवाल दिख रहा है सर वही पूछा है। यही तो फर्क है, हम जो बोलते हैं वही करते हैं, और आप जो कह रहे हैं और जो हो रहा है उसमें फर्क दिख रहा है त्रिवेदी जी ना। यही अंतर है। आप कहें कि सुनिए, आप कहें कि कोला एक्स पीना या कोला वाई, तो कोई कहेगा कोला एक्स पीना, कोला वाई। मगर आप बताएं कि वाई में स्लो पॉइजन है, तब देखूं कितने पीते हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि एक धर्म में स्लो पॉइजन है, ये अरे मैं चुनौती से कहता हूं, भारत की कोई लड़की बताइए। छोड़िए ना चुनौती, सवाल जवाब करते हैं ना। चुनौती क्या देना है? दिन रात कितना ललकारिएगा सबको, मुझे बताइए ना। मैं तो आपसे सिंपल, अरे मुझे बताइए ना। आप सर हम तो वही सवाल पूछ रहे हैं और वही दिखा रहे हैं जो सामने है। बनने कौन तैयार होगा? अब आप चाहते हैं कि पूरा हम एक्सप्लेनेशन दें और ये सब करें, तो वो अभी तक सवाल आप नहीं कॉइन करते हैं ना सर। सवाल हमारे सर्वे करने वाले करते हैं। मैं यही तो मैं कह रहा हूं, सवाल में त्रुटि है, वरना ये 41% शायद 1% भी नहीं होता। पुलिस की सोच में हो रहा है, जिसकी वजह से यूपी में केस आ रहे हैं। जल्दी से अजय जी का दिखाइए। अजय जी, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। 58% कह रहे हैं कि गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून हो। यह आंकड़ा क्या कह रहा है? 58% कह रहे हैं, और वहीं पर सिर्फ 35% है जो इसके खिलाफ है। 58% लोगों की यह राय है कि ऐसा कानून होना चाहिए। धर्म के नाम पर लड़कियों को बरगलाकर शादी की जा रही है, और लव जिहाद का पूरा एक इकोसिस्टम है, वो मान रहे हैं इसे। देखिए अंजना जी, पहले तो अगर आप यही सवाल इस देश में अभी भी चुनौतियां देश को बहुत है सामाजिक दृष्टिकोण से, अगर आप बोलेंगे कि जात के आधार पर शादी होनी चाहिए तो आपको वही नंबर मिल जाएगा। क्या ये सही है कि नहीं, पहला सवाल है। अब संस्कृति के बारे में अगर बोल रहे हैं तो एक ही चीज में सुधांशु जी, और हस्तक्षेप मत कीजिएगा सुधांशु जी। आप अगर जातीय आधार पर सवाल का जवाब ही नहीं दिया। नहीं, एक मिनट, जातीय आधार पर अगर सवाल पूछते कि इस देश में सिर्फ जातीय आधार पर शादी होना है तो 70-80% बोल देगा। क्या ये वैसे भारत हम देखना चाहते हैं? दूसरी बात, इस टीवी चैनल में जिस तरह से जो है अनर्गल बातें हमारे मित्र सुधांशु दे रहे हैं, सुधांशु जी दे रहे हैं, मैं एक ही सवाल करना चाहूंगा। अगर आपको इतनी जो है सुधार की, जो अगर आप इतने सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप कॉमन सिविल कोड क्यों नहीं ले आते? कॉमन सिविल कोड मैं मानता हूं कि सबको बराबर कर दीजिए, लेकिन हिम्मत नहीं है कॉमन सिविल कोड के लिए। आप कॉमन सिविल कोड लाइए इस देश में। दिक्कत क्या है कि राजनेता या देश के नेता जैसे ट्रम्प साहब अमेरिका में, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सर, डक कर गए आप। ऊपर काम करेंगे? मेरा सवाल डक कर दिया आपने अजय जी। नहीं जी, क्या सवाल फिर से बोलिए। कानून, गैर धर्म शादी के खिलाफ कानून चाहने वाले 58% लोग हैं। वो चाहते हैं ऐसा कानून हो। उनको लगता है कि इस मामले में अनदेखी की गई। उनको लगता है कि लव जिहाद है। ऐसी लड़कियों के साथ उनको पहले धर्म छिपाकर शादी किया जाता है और उसके बाद से उत्पीड़न होता है। लव जिहाद के कॉन्सेप्ट को वो बिलीव करते हैं, उन्होंने ऐसा देखा है, तभी शायद वो मानते हैं कि कानून बने। एक मिनट, आंकड़े जो है, देखिए एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट कि दुष्प्रचार से, व्हाट्सएप से, टीवी चैनल में इस तरह से आंकड़े क्या कह रही है? आंकड़े के जितने भी यूपी में शादी हुई है, 50 के आसपास ऐसे केसेस हुए हैं, उसमें से 90% पुलिस ने किया है या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक ने किया है। और दूसरी बात क्या है कि हम किस तरह का देश को आगे देखना चाहते हैं। मैंने यही कहा कि अगर आप इस देश के जनता से पूछेंगे
कि धर्म के आधार पर शादी नहीं होनी चाहिए। मैं आपके आंकड़े एकदम आंकड़े से सहमत हूं। हम सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप यही सवाल अगर जात के बाहर होनी चाहिए शादी, तो उतने बराबर कैसे, उससे ज्यादा लोग बोलेंगे कि जात के बाहर शादी नहीं होनी चाहिए। तो फिर बीजेपी वो कानून ले आएगी क्या कि आप दूसरे अंतर जातीय शादी नहीं होनी चाहिए? फिर किस तरह का बात आप सोच रहे? अब अंतर जातीय शादी भी बंद कर लीजिए। सुधांशु जी का फेवरेट टॉपिक है ये। अगर इस आधार पर, क्योंकि ये सवाल तो सुधांशु जी एक ही सवाल आपसे है कि अगर आप में इतना कलेजा तो कॉमन सिविल कोड ले आइए। कॉमन सिविल कोड सभी धर्म को बराबर है, कोई सिविल। जवाब दीजिए, जवाब सुनिए, जवाब सुनिए। क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक रोटी सेना है और दुष्प्रचार करना है। नहीं लाइए ना सुधांशु जी, आप तो एकदम परिपक्व और एक समझदार नेता हैं, तो आप जातीय आधार पर भी सर्वे करके ले आइए। अगर देश की जनता बोलती है कि जातीय आधार पर शादी नहीं होना चाहिए तो कानून ले आइए। आप देख लीजिए देश के जो विभाजन और होगा। अजय जी, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, आप आईपीएस रहे हैं। आपने कहा कि कॉमन सिविल कोड ले आइए। ये बताइए, ये स्पेशल लॉ कौन लाया था? मुस्लिम पर्सनल लॉ कौन लाया था? अरे आप लाइए ना सर, हमारे छोड़ दीजिए सुधांशु जी। अरे सुनिए ना, हमारे आजादी के बाद 22 साल तक मुसलमानों को कोई समस्या नहीं थी, सब कॉमन सिविल कोड में ही चल रहे थे। अरे भाई साहब छोड़ दीजिए सुधांशु जी, आप लाइए। आप गजब है भाई, लाएंगे खुद। और इतना 70 में लाई। आप बताइएगा कि जाति के बाद 86 में शाहबानो केस के ऊपर। भाई मैं आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा था सर, आई वॉज नॉट डिस्टर्बिंग यू। मैंने शांति से सुना। उसका भी जवाब देता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ। सॉरी जी बोलिए। देखिए 70 में लाई इंदिरा गांधी, 86 में लाए शाहबानो केस, ताकि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय तक पलट दिया। उसके बाद कह रहे हैं कॉमन सिविल कोड के हमेशा विरोध में रहने वाले कॉमन सिविल कोड। अरे साहब, जिस दिन आप केवल रोड़े अटकाना छोड़ दें तो कॉमन सिविल कोड तो बहुत सहजता से हो जाएगा। उसमें कोई समस्या नहीं थी 1970 तक। अब आइए जाति के ऊपर। ये कहां लिखा हुआ है कि जाति के बाहर शादी नहीं की जा सकती? जाति के बाहर शादी करने से किसी के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। अंतर धार्मिक विवाह करने से सर्वे के बाद अनंत है ये बहस, अनंत है। एक सेकंड अगले मुद्दे पर जाने का वक्त आ गया है। अनंत है ये बहस, लेकिन जनता की क्या इस पर राय थी वो हमने आपको बता दिया है। अब बारी है वैक्सीन पर चर्चा करने की। जी हाँ, वही वैक्सीन जो पहले राउंड में तो 3 करोड़ लोगों को लगने वाला है, लेकिन अब लोग इंतजार कर रहे हैं कि उनकी बारी कब आएगी। तो आइए सवालों की बौछार करते हैं, वो सवाल जो हमने जनता से पूछे इसी मामले पर। सबसे पहला सवाल वही जिसको लेकर चर्चा खूब है, कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। अब आप जब देखेंगे आंकड़े, तो आंकड़े में 76% लोग कह रहे हैं कि हाँ हम वैक्सीन लगवाएंगे, जबकि नहीं कहने वाले 21% है। ये लोगों का भरोसा बताता है वैक्सीन पर। आपको बता दें, अब तक आज के मौजूदा आंकड़े के मुताबिक 10 लाख लोगों को देश में, 1 मिलियन लोगों को देश में वैक्सीन लग चुका है। डॉक्टर हर्षवर्धन, देश के स्वास्थ्य मंत्री, बार बार कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर जितनी भी अफवाहें फैलाई जा रही है उन सबको रोक दिया जाए। ये देखिए 76% हाँ कह रहे हैं, और प्रधानमंत्री भी बताया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो आने वाले वक्त में वो भी वैक्सीन लेंगे, अगले फेज में लेंगे, और जिन मंत्रियों की उम्र 50 साल से ज्यादा है उन्हें भी वैक्सीन लगेगा। जो अगला सवाल है, बहुत राजनीति जिस मुद्दे पर होती है, क्या वैक्सीन फ्री मिले, ये सवाल पूछे जाने पर देखिए 92% लोग, 92% लोग कह रहे हैं कि हाँ वैक्सीन फ्री मिलनी चाहिए, वहीं 7% कह रहे हैं कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। तो ये था जो अगला सवाल हमने वैक्सीन के मुद्दे पर लोगों से पूछा था। अब आपको बताते हैं वैक्सीन से ही, वैक्सीन प्लांट को जो पूरे मामले में जब आप देखते हैं कि 2 वैक्सीन को पॉजिटिव मिला था, कोरोना वैक्सीन को लेकर जो कामकाज था सरकार का, जिन 2 कंपनियों को इसका अप्रूवल मिला, उसको लेकर विपक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए। तो इसी पर हमने अगला सवाल पूछा कि कोरोना पर जो पीएम का कामकाज था, देखिए लॉकडाउन का फैसला हमने जिस तरह से लिया, उसके बाद सरकार ने जिस तरह से वैक्सीन का रोल आउट किया है, 23% लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा, 50% कह रहे हैं अच्छा, दोनों को जोड़ दीजिए तो हो जाता है 73%, 73%। तो 73% लोग देश में ये मानते हैं कि सरकार का, प्रधानमंत्री का कामकाज कोरोना के खिलाफ बहुत ज्यादा है, यानी बहुमत जाहिर तौर पर 73% के साथ इस मामले में, कोरोना से लड़ाई के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ जाता हुआ लोगों के मुताबिक। जबकि यह हिस्सा भी दिखाना जरूरी है। देखिए 18% लोग औसत मानते हैं,
और 8% लोग खराब मानते हैं। इसको भी जोड़िए, 26% कहते हैं, यानी 1/4 पूरा हिस्सा आप देख लीजिए। 3/4 है जो कहता है अच्छा, बहुत अच्छा, जबकि 26% है जो कहते हैं खराब और औसत प्रधानमंत्री के काम को इस मुद्दे पर मानते हैं। तो ये कोरोना वैक्सीन पर जो हमने सवाल पूछा है उसमें एक तो सरकार को टिक मिलता हुआ पूरे मामले पर, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीनेशन को भी टिक मार्क मिलता हुआ। अब हम आपको बताते हैं कोरोना से अर्थव्यवस्था पर जो असर हुआ है वो जब हमने पूछा तो फिर 66% लोगों ने कहा कि आमदनी घटी है। यहाँ एक कॉन्ट्रडिक्शन है, आप सपोर्ट देख रहे हैं पीएम के काम के लिए, लेकिन 66% के बाद ये जो 19% आप देख रहे हैं, देखिए ये 19% का मतलब आप समझ रहे हैं बहुत बड़ा आंकड़ा है। 5वां हिस्सा नौकरियां चली गई, ये 5वां हिस्सा इस सर्वे में कहने वाले लोग थे जिन्होंने साफ कहा कि नौकरी चली गई है। ये 19%, 1/5 जिसे आप कह सकते हैं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। जबकि कोई फर्क नहीं पड़ा अर्थव्यवस्था पर, कोई बदलाव नहीं हुआ कहने वाले 12% लोग थे। वहीं जब आप आगे के हिस्से में जाएंगे, क्या आमदनी बढ़ी क्या, तो 3% ऐसे लोग थे जिन्होंने कहा कि हमारी आमदनी बढ़ी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कई सारे ऐसे लोग थे जिनकी बिजनेस में मास्क से लेकर ऐसी चीजें जिसकी जरूरत कोरोना काल में ही बढ़ी, शायद उनकी आमदनी में बढ़ोतरी हुई, ऑनलाइन बाइंग बहुत ज्यादा हुई उसके बाद, तो शायद ऐसे वाले लोग भी 3% थे। तो अब चलिए, कोरोना पर सरकार के कामकाज को एक तरह से लोगों ने सराहा है इस सर्वे में। तो चलिए आपके साथ अजय जी शुरुआत करते हैं। 73% प्रधानमंत्री के कामकाज से खुश है। ये कह रहा है कि आप लोगों ने जो शक पैदा किया वैक्सीन को लेकर, सर इनकार मत कीजिएगा, चाहे वो मनीष तिवारी हो, चाहे वो अन्य आपके कई नेता थे जिन्होंने सीधे कहा कि जल्दबाजी कर रही है सरकार, भारत बायोटेक को क्यों क्लिनिकल ट्रायल चलते हुए आपने अप्रूवल दे दिया। वैक्सीन पर भी लोगों को भरोसा है और प्रधानमंत्री पर भी। आपका जवाब? देखिए, पहली बात अंजना जी, मैं एक और आप ही के सिस्टर चैनल के शो में था, तो ये आंकड़े अगर प्रधानमंत्री जी को महिमा मंडित नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसी आंकड़े सर्वे के मुताबिक जब हमने सवाल पूछा तो उतना ही बराबर का समर्थन था राज्य सरकार को। तो इसका मतलब है कि राज्य सरकार, ये आप ही के चैनल के सिस्टर चैनल में कहा कि राज्य सरकार का यही प्रतिशत है, तो कहां से प्रधानमंत्री जी सिर्फ हो गए? इसका मतलब है कि देश के सभी राज्य सरकार ने अच्छे काम किए, और ये आंकड़े में पूरा जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। तो एक तो ये है। दूसरी बात है कि वैक्सीन के ऊपर कोई सवाल, मैं तो हमेशा कहता हूं कि साइंस और विज्ञान के खिलाफ किसी को बोलने के हक नहीं है, और देश के लोगों को सबको वैक्सीनेशन लेना चाहिए। मैं उससे 200% सहमत हूं। कांग्रेस ने सवाल उठाया वैक्सीन के दाम पर, कांग्रेस ने सवाल उठाया अप्रूवल प्रोसेस पर। हमने तो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड के बारे में तो कुछ नहीं कहा। हमने तो ये दो प्रमुख मुद्दे हैं। भारत बायोटेक भी हमने कहा कि उसको सुनिश्चित कर लीजिएगा कि वो ठीक तरह से अप्रूवल होगा तो हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे। तीसरी पॉइंट कि अगर ये प्रोसेस ये तरीका इतना अच्छा था तो 45% के आसपास, आपके एक शो में मैं बैठा हुआ था, 45% के आसपास हेल्थ वर्कर्स ने जिनको बुलाया गया उन्होंने वैक्सीनेशन कराया। तो अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जी का काम बहुत अच्छा है तो सर्वे दिखा दीजिए प्रदेश सरकार का भी, वो बराबर है। बोलिए तो बोलिए सुधांशु। मतलब क्या है कि देश के हर एक नागरिक कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार भी अच्छा है, मोदी जी भी अच्छे हैं, तो श्रेय तो प्रदेश सरकार को भी दीजिए, हर एक प्रदेश के सरकार को। लेकिन सिर्फ मोदी जी इस लोकतंत्र के लिए किसी एक व्यक्ति को इतना श्रेय देना मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। आप बीजेपी शासित प्रदेश के, बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री भी काम अच्छे किए होंगे, केरल के किए होंगे, महाराष्ट्र के किए होंगे, बंगाल के, सब कुछ जो है बराबर का श्रेय जाता है। अजय जी, तो फिर उसी उदारता से योगी जी को भी श्रेय दे दीजिए और मोदी जी को भी दे दीजिए। आप थोड़ा कैप्टन अमरिंदर के लिए भी रख लीजिए, थोड़ा ममता बनर्जी को भी दे दीजिए। एकदम, क्योंकि आप ही का सर्वे है, क्योंकि आप ही के आंकड़े जो, मैं आपको वही कह रही हूँ, तो फिर श्रेय दे दीजिए ना। श्रेय दे तो आप तो कह रहे थे कि सभी मुख्यमंत्री को लॉकडाउन का फैसला गलत था, जल्दबाजी कर दी। अंजना जी, सुधांशु जी, अंजना जी एक सेकंड, मैं दूसरी बात है, एक मिनट सुधांशु जी, मैं कंप्लीट कर देता हूं, जल्दी से कंप्लीट करता हूं। हमारा कहना है कि जब ये सर्वे लेंगे और अगर आप स्टेट का परफॉर्मेंस का आंकड़े, तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा।
तो फिर कहां से प्रधानमंत्री जी का इतना अच्छा परफॉर्मेंस है? पूरा हमें, अगर हम दूध के दूध पानी के पानी, तो सुधांशु जी भी बोलेंगे कि चौहान जी भी अच्छे किए, उद्धव ठाकरे भी अच्छा किए, योगी जी भी अच्छा किए, तो ममता बनर्जी भी। जहां तक कोरोना की बात, ठीक है, और जहां तक वैक्सीन की बात है, हमें जब 93% देश के नागरिक कह रहे हैं कि फ्री में दीजिएगा, तो सुधांशु जी फ्री में अनाउंस कीजिए टीवी चैनल में। देश के लोग मांग रहे हैं। चलिए फ्री वैक्सीन का अनाउंसमेंट कीजिए सुधांशु जी, और ये वाला आंकड़ा फिर से दिखाइए। 5वां हिस्सा, सर एक सेकेंड, 5वां हिस्सा 19% ने कहा नौकरी गई, ये कब बेहतर होगा? देखिए, जो पहली बात तो मैं अजय कुमार जी को साधुवाद दूंगा कि उन्होंने यह स्वीकार किया कि साइंटिफिक मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, वैक्सीन सबको लगवाना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने कही, मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहता हूं, भाई राज्य सरकारों के जो स्वास्थ्य संरचना यानी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था, यदि उसने अच्छे ढंग से काम नहीं किया होता तो ये चीजें जमीन पे नहीं हो सकती थी। अब आपने स्वयं स्वीकार कर लिया कि मोदी जी ने अच्छा काम किया, राज्य सरकारों ने। मैं ईमानदारी से कहूंगा कि राज्य सरकारों के खिलाफ जितने भी आंदोलन आपने किए थे और मोदी जी के खिलाफ जो आंदोलन थे वो कंडेमनेबल थे, मान लेना चाहिए। कम से कम राज्य सरकारों की आलोचना, योगी जी की बिना वजह इतनी आलोचना की, वह पूर्णतः गलत थी। और हम एक और बात बता दें, अभी तो कुछ देर में हम सीट और वोट परसेंटेज भी बताएंगे कि अगर आज होंगे चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार। ठीक है, स्वास्थ्य का ढांचा को मजबूत किया, कम से कम इतना तो बोल दीजिए। बोलिए सुधांशु जी। मैं तो कह रहा हूं कि राज्य सरकारों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे ढंग से, तो इसलिए कांग्रेस 70 साल से स्वास्थ्य का ढांचा मजबूत किया। हम कब कह रहे हैं ये बात? सुधांशु जी, इकोनॉमी पर जरा आइए ना सर। 19% जो मैंने कहा था, नौकरी गई, वो हम बात कर रहे हैं। देखिए, आमदनी घटी 66%, 66। देखिए, वो तो बहुत स्वाभाविक बात है। ये मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती है। जब से डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री 5000 साल की और 2500 साल से डिटेल्ड हिस्ट्री अवेलेबल है, दुनिया के 200 देशों ने कभी सामना नहीं किया। इतनी बड़ी आर्थिक मंदी, विश्व के सारे G20 और G10 के देश निगेटिव में चले गए, एक चाइना को छोड़ के, जिसमें रिलाई नहीं किया जा सकता कि दुनिया के 200 देशों में कोरोना फैल गया मगर वुहान से बीजिंग तक नहीं फैला, उसको अलग रख दीजिए। तो सारी जगह, यानी आप इसे कहते हैं साहब भूचाल आ गया, सारी बिल्डिंगें जमींदोज हो गई, तो ये होना था, इसमें कौन सी अनहोनी बात है। हाँ, इसको जिस ढंग से आपने देखा कि जनता ने विश्वास दिखाया मोदी जी के सामर्थ्य में भी और नियत में भी, तो हम आश्वस्त हैं कि आने वाले वर्षों में भारत इस क्राइसिस में। सुधांशु जी, पटरी पर कब आएगा मामला? इकोनॉमी को टीका कब लगेगा? भाई, भूचाल में जब पूरा शहर उड़ जाता है तब एक बिल्डिंग जब पटरी पे आएगी, इसमें समय लगता है और बहुत जल्द आएगा। अगले ही वित्तीय वर्ष में आप देख लीजिए। अगले वित्तीय वर्ष कह रहे हैं अजय जी? देखिए, इन्होंने तो कहा कि काले धन 5 साल में ले आएंगे, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो ये तो मूविंग टारगेट है, इनका तो हमेशा एक बीमारी रहा है। अब अगले वर्ष बोल देंगे, अगले वर्ष फिर बोल देंगे अगले वर्ष, तो हम तो भूल जाएंगे कि पहले क्या वादा किया था। हम तो सुधांशु जी, अब अंजना जी का जो शो को रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा कि आपने क्या कहा, क्योंकि हम चाहते हैं कि इकोनॉमी जल्द से जल्द पटरी पर आ जाए, और हमारा पूरा समर्थन है कि किस तरह से हम लोग समर्थन आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये देश के सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, लेकिन जनता की राय क्या है? जनता क्या सोचती है? ठीक है सुधांशु जी, जल्दी से एक जवाब, 2 लाइन का सर, ब्रेक के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा हिस्सा आने वाला है। जनता किसको टीका लगाएगी विश्वास का, ये कुछ ही देर में हम बताएंगे। अगर आज होंगे चुनाव तो किसको कितनी सीटें, कितना वोट परसेंटेज, ये हम बताएंगे। जल्दी से सुधांशु जी, 2 लाइन में जवाब। बस केवल मैं कह रहा हूं, जो 19% नौकरियां गई, ईमानदारी से स्वीकार करते हैं, बहुत बड़ा जलजला आया था, परंतु इसमें सरकार की गलती कुछ भी नहीं थी, यह प्रकृति प्रदत्त था। और परंतु सरकार का अब कर्तव्य यह होगा, जिसमें सरकार पूरी निष्ठा से मोदी जी के नेतृत्व में लगी है, कि जैसे आप याद करिए भुज के भूकंप के बाद भुज को दोबारा खड़ा कर दिया था, पहले से कहीं बेहतर। इस अर्थव्यवस्था को हम पहले से कहीं बेहतर करके खड़ा करेंगे। चुनौती ये है, लेकिन जनता ने विश्वास का टीका किसे लगाया है? जो तस्वीरें आप देख रहे हैं मेरे पीछे, किस पर है जनता को भरोसा? अगर आज होंगे चुनाव तो वोट परसेंटेज किस पार्टी का कितना और किसको कितनी मिलेंगी सीटें? नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।